कोटि कोटि नमन हमारे उन पूर्वज महापुरुषों को जिनके त्याग तपस्या और बलिदान की बदौलत आज हम सब एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। परम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगणों, नौजवान युवा साथियों, पुलिस प्रशासन, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे जन जागरण कार्यक्रमों की कड़ी में आज इस देदूसर की धरा पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उस महापुरुष को नमन जिनकी जयंती दिवस आज ही है, ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहेब के गुरु भी थे। उन्हीं की जयंती के साथ साथ महापुरुषों की जयंतियों का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें मैं पिछले काफी समय से लगातार या देदूसर के कार्यक्रमों में भी अपना समय देने का कोशिश कर रहा हूं और पिछले महीने भर से ये जो कार्यक्रम निरंतर अलग अलग ब्लॉकों में हो रहे हैं, वहां पर भी समय देकर जिस प्रकार मेरा व्यवसाय है, मेरा पैसा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना, मेरे सोए हुए समाज को जगाना, अंधविश्वास से विश्वास की ओर ले जाना, अंधश्रद्धा से श्रद्धा की ओर ले जाना, पाखंडवाद से सही दिशा और दशा की ओर ले जाना, इसी उद्देश्य और आज के इस महत्व पर मैं आप लोगों से चंद बातें शेयर करते हुए मंचासीन अतिथियों से सबका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि हम लोग इस प्रकार की जयंतियों में जो कुछ भी सुनते हैं, क्या अपने जीवन में उसको अपना पाते हैं या नहीं। जो चीजें अच्छी लगती है उसको अगर हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तब तो इस कार्यक्रम की सार्थकता है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो तब तो कार्यक्रमों में बोलना और उन बातों को जीवन में अपनाना सार्थकता है। क्योंकि हम जिस प्रकार से हमारे सोए हुए समाज को जगाते हैं, अंधविश्वास पर समाज को हकीकत से रूबरू करवाते हैं, सच से वाकिफ करवाते हैं, तो चंद लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, चंद लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंच जाती है, किसी का अपमान हो जाता है। मैं उन्हीं लोगों से कई बार कहा करता हूं कि हमारे सच बोलने से आपकी भावनाएं आहत हो जाती है, आपकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है, आपका अपमान हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों के साथ में अब मानवीय व्यवहार होता है, पशुत्व का व्यवहार होता है, तब हमारी श्रद्धा और आस्था को ठेस नहीं पहुंचती, हमारा अपमान नहीं होता। चला आप तय करें दोगला चरित्र किसका है। आखिर इस दोगले चरित्र से बाहर कब आएंगे और कौन आएगा। हम बात करते हैं सशक्त राष्ट्र निर्माण की। जब तक सशक्त समाज निर्माण नहीं होगा, सशक्त राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। आओ हम सब मिलकर आज यहाँ से प्रण लेके जाएं कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर आपस में एक दूसरे का साथ और सहयोग देंगे। जब तक हम जाति से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम धर्म के चक्रों में फंसे रहेंगे, धर्म को देख करके न्याय और अन्याय के साथ देंगे, तब तक सशक्त राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। साथियों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय स्वरूप सिंह जी खारा ने यहाँ पर कहा कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर जा रहे हैं, जहां पर प्रेम, भाईचारा, अपनापन, इंसानियत हर इंसान के अंदर फूट फूट के भरी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं हमारे बीच भी चंद लोग वैमनस्य या आपसी भाईचारा खराब करने के लिए भी कार्य करते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाए कि यह देश विविधताओं में एकताओं का देश है। यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना सिखों का उतना ईसाइयों का है। क्योंकि जिस महामानव की जयंती हम मना रहे हैं उनमें जो संविधान है, संविधान की प्रीलिम्स ही क्या कहती है, जरा सुने। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, तथ्य निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए हमारा संविधान कहता है कि समस्त नागरिकों को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, ना ब्राह्मण को, ना बनिया को, ना राजपूत को, ना राजपुरोहित को, ना भील को, ना भंगी को, ना सासी को, ना साठी को, ना रबारी को, ना रेकर को, ना कोली को, ना कल्पी को, सभी लोगों को
फिर वे लोग कौन है जो संविधान की प्रतियां जलाते हैं? ये चिंतनीय विचारणीय बिंदु है। भारत का संविधान कहता है कि समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय दिलाएंगे। क्या वो न्याय आज भी कायम हो पाया है? अगर नहीं हो पाया तो हमारे लिए बहुत विचारणीय बिंदु है कि संविधान लागू हुए 72 वर्ष बाद भी, भारत की आजादी के 74 साल बाद भी आज भी हमारे अंदर में सामाजिक न्याय नहीं है, सामाजिक बराबरी नहीं है, आर्थिक बराबरी नहीं है, राजनीतिक बराबरी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? यही हमको चिंतन मनन करने के लिए इस प्रकार के जन जागरण आयोजित हो रहे हैं। साथियों, आप लोग यहाँ पर आज तय करके जाएं कि हम लोग जितना भी आप समझते हैं, सुनते हैं, उनको धरातल में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। उसकी छोटी सी उदाहरण दो तीन देना चाहूंगा कि हम जैसे राजनीतिक समानता की बात करें, कहने को हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो लोकतंत्र का मतलब होता है सारे लोग मिलकर के तय करेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। आप जितने भी लोग हैं मिलकर के तय करें कि ये आदमी पढ़ा लिखा जानकार है, आईपीसी सीआरपीसी का जानकार है, संविधान का जानकार है, रूढ़िगत परंपराओं का जानकार है, सामाजिक रीति रिवाजों का जानकार है, और ये आदमी हमारे लिए सबसे अच्छा लीडरशिप करने के काबिल है और इसको हम कमान सौंपे और हमारा प्रतिनिधित्व सौंपे। मगर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजादी के 74 वर्ष बाद भी, भारत में लोकतंत्र लागू होने के बाद भी हमारा प्रतिनिधि पार्टियों से तय होता है। या तो कांग्रेस के पदाधिकारी तय करते हैं आपका एमएलए कौन होगा, या बीजेपी के पदाधिकारी तय करते हैं आपका एमएलए कौन होगा, या आरएलपी के पदाधिकारी तय करेंगे आपका एमएलए कौन होगा, या फिर इस प्रकार की असंख्य पार्टियां, बसपा सपा, ये सारी तय करती है हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। फिर लोकतंत्र कहाँ है? ये तो अप्रत्यक्ष राजतंत्र हुआ, क्योंकि हमारे सामने तो दो मोहरे हो जाते हैं, ए और बी, और वो तय भी उन पार्टियों ने किया, हमने थोड़ी किया। फिर लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र का तो मतलब होता है जनता मिलकर के तय करेंगे हमारा प्रतिनिधि ये होगा। क्या जनता मिलकर के तय करें या पार्टी के पदाधिकारी तय कर रहे हैं? और हम अच्छे से जानते हैं कि पार्टी के पदाधिकारी किसे तय करते हैं? जो धनाढ्य हो, जो बाहुबली हो, और जो पार्टियों की बात करेगा, पार्टी की विचारधारा की बात करेगा, उन्हें टिकट मिलेगा। जनता की बात करेगा, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। ये बातें बहुत विचारणीय है। एमएलए एमपी तक नहीं, पंचायत समिति सदस्य या जिला प्रमुख तक नहीं, आप ये छोटे छोटे सरपंचों के ही चुनाव देख लीजिएगा। क्या हम स्वतंत्र हमारे सरपंच प्रतिनिधि चुन पा रहे हैं क्या? कहाँ है लोकतंत्र? फिर इस जयंती की उपयोगिता कहाँ है? आओ हम सब मिल करके आज यहाँ से प्रण करके जाएं कि हम लोग सच्चे लोकतंत्र को कायम करेंगे, सशक्त समाज के साथ साथ सशक्त राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। तब तो इस जयंती की सार्थकता है और उस महापुरुषों की विचारधारा हमारे अंदर उतरे, इसकी सार्थकता है। ज्यादा समय न लेते हुए मंचासीन अतिथियों से सभी से मैं एक विनम्र निवेदन चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से हम आ रहे हैं, आज भी वहां पर अनटचेबिलिटी पिक पॉइंट पे है। कल ही की घटना है, आदरणीय प्रधान साहब, आपके ही प्रधान क्षेत्र के मेरे एक साथी है, वो एलडीसी लगे हुए हैं, और वो धारासर में, धारासर के सरपंच साहब ने जो बात कही गढ़ी साहब, क्योंकि वो जो भील है और एलडीसी लगा हुआ, तो गांव में गया तो उन्होंने पहले लोटा भर के पानी पिला दे। पानी पिलाने के बाद पूछा कि कौन है, पूछा कि ये तो मांझी राणा, तो साहब वो कटोरी लेना, तो उन्होंने बोला कि साहब ये लोटा तो मुझे दे दो क्योंकि मैंने इसमें पानी पी लिया। तो सरपंच साहब ने वहाँ बात की, वो चौधरी है, उन्होंने कहा कि सुनो आप ऐसा करो, ये जो पानी की बोतल उन्होंने फ्रिज में ला के रखी, ये साथ में लेके चलो, क्योंकि आपका स्वाभिमान जिंदा है, और फिर आप उन लोगों के घर का पानी नहीं पियोगे, ये गर्मी का मौसम है, तो ये साथ में रखो। फिर इस व्यवस्था का खंडन कौन करेगा? हम आज भी पशुत्व की जिंदगी जी रहे हैं। किसी के घर पे, स्वर्ण कास्ट के घर में पानी नहीं पी सकते, और जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है और जुर्म करने वाला अगर कोई मुस्लिम है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब हमारे ऊपर जुर्म हो और जुर्मकार अगर राजपूत हो तो हम दलित हो जाते हैं। जरा दोगला चरित्र किसका है? आओ हम मिलकर के, जुर्मकार की जाति नहीं होती, जुर्मकार का कोई धर्म नहीं होता, जुर्मकार होता है, अत्याचारी होता है, शोषण करने वाला शोषण करना होता है। और इस प्रकार के शोषण करने वालों के खिलाफ हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके उसका साथ और सहयोग दें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तब तो ये जयंतियों की सार्थकता है, नहीं तो हम यहाँ आकर के बातें करते हैं। और एट्रोसिटी एक्ट पे ही कहना चाहूंगा मंचासीन अतिथियों सहित सभी का कि एट्रोसिटी एक्ट किस लिए बना? ये उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें किसी जाति और धर्म को देख करके उनके ऊपर शोषण होता था, उनके खिलाफ था। किसी राजपूत के खिलाफ या राजपुरोहित के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं है, किसी ब्राह्मण या बनिए के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं है, किसी जाति या विष्णु के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं है। ये एक्ट तो उनके खिलाफ है जो जुर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। तो हमें उनसे दिक्कत क्यों होनी चाहिए?
आओ हम सब मिल करके इस एक्ट को सशक्त कराएं, मजबूत बनाएं। फिर उस शोषण करने वाला चाहे जात हो या भील, मेघवाल हो या मुसलमान, हम उसको सलाखों के पीछे डालने के लिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आए। जुर्मकार की रूह कांपने लग जाएगी, उसको पता है कि सारे राजपूत, मुसलमान, मेघवाल, भील एक होकर के मुझे सलाखों में डालेंगे। वो जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा। क्या हम ऐसा करने का मादा रखते हैं? अगर रखते हैं तो आज यहाँ से प्रण लेकर के जाएं कि हम आज के बाद में जुर्मकार की जाति नहीं देखेंगे, जुर्मकार का धर्म नहीं देखेंगे, और उसको सलाखों के पीछे डालने के लिए हम उस गरीब, पीड़ित, शोषित का जो है साथ देंगे। अगर हम उस शोषित के साथ खड़े हो लेंगे तो जुर्म होना बंद हो जाएगा। और ऐसा संदेश जाना चाहिए उन जुर्मकारों के पास, उन अत्याचारी शोषण करने वालों के दिमाग में जाना चाहिए कि यहाँ से जो सारे लोग एक हो चुके हैं, किसी मेघवाल पे जुर्म होगा तो राजपूत भी साथ होगा, मुसलमान भी साथ होगा, और सारी कम्युनिटी साथ होकर के उसको सलाखों के पीछे डालेगी। तब तो इस कार्यक्रमों की सार्थकता है। लेकिन हम बातें बहुत अच्छी करें, लेकिन जब भी जुर्म की बात आती है, एट्रोसिटी एक्ट की बात आती है, हम सभी जानते हैं। और एसएससीआई साहब ने भी कहा यहीं पर कि एट्रोसिटी एक्ट वास्तव में होता है, लेकिन कोई जो गांव का मुखिया आता है और वो थोड़ा करने लग जाता है कि साहब हमें हुई फ्री, हमें जेड़ी तेड़ी जाजम नीचे दे राजीव करो, और हम उनसे बाहर नहीं जा पाते। बाहर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हमारी जब जब जरूरत पड़ती है तो हम इन्हीं के पास जाते हैं, चाहे फिर वो हमारे शादी ब्याह का काम हो, छोटा बड़ा पैसा लेने का काम हो, किसी भी प्रकार की जो बेकार हमारी यही लोग निकालते हैं। और उसके पीछे हम मेहनत का लोग हमारा स्वाभिमान भूल चुके हैं, हम हमारा मेहनत का पैसा व्यसन में लगा रहे हैं। हम अमीर बने कहां से? मेरे को कई बार इस बात में मैंने कई बार कहा भी है स्वरूप सिंह जी, मैं कहता भी हूँ, सबसे मेहनत का स्वर्ग हम, खेती बाड़ी हम करते हैं, पशुपालन हम करते हैं, तगारी पाउडर की मजदूरी हम करते हैं, फिर भी झुग्गी झोंपड़ी में जी रहे हैं। आखिर कारण क्या है? और जिन लोगों को खेती बाड़ी नहीं आती, जिन लोगों के पास पशुपालन नहीं है, जिनको तगारी पाउडर की मजदूरी करते कभी नहीं देखा, वो ऐसी के बंगलों में मौज कर रहे हैं। कारण क्या है? तो कई बार जो है ये लोग कहते हैं कि दिख रहा अपने, मैं घर पे बात करता हूँ पापा जी, ये दिख रहा अपनो एडो सिस्टम बनेडो है और अपना कर्म एड़ा है, वहां लोगों का कर्म भला है। मैं मंचासीन अतिथियों का ध्यान चाहूंगा, कर्म भला क्या है? मान लो कि यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं और सरपंच साहब को मता नहीं बनाना है, इन्होंने नक्शा लाके दिया, और नक्शा लाके दिया कुष्टा राम को कि साहब कुष्टा राम जी ठेकेदार है, साहब मेरे मकान बनाओ है। कुष्टा राम ने अपनी लेबर लेके गए, पूरे मकान का जैसा नकली नक्शा था वैसी रांगे खुदवाई और नींव भरवाई, मकान तैयार किया। काम करने वाले कौन? मेघवाल है, भील है, भंगी है, जोगी है, उन सारों ने मकान बनाया। फिर उनके अंदर प्लास्टर करने के लिए दूसरा ठेका दे दिया उकड़ा राम को। उकड़ा राम अपने कारीगर ले गया, पूरा प्लास्टर किया। फिर बारी आई आपके रंग रोगन की, तो राम मोटा राम को बुलाया, मोटा राम ने सारा रंग रोगन किया। रंग रोगन करने वाले भी भील, मेघवाल, भंगी यही थे। पूरा मकान तैयार होकर के पूरा बढ़िया हुआ और उद्घाटन वगैरह हो गया। अब जो है ये काम अपने जगह रहे। कुछ दिनों बाद उधर से उकड़ा राम निकला कि भाई मकान बनाया था, सरपंच साहब का देखने तो जाऊं। जैसे वो गेट पे जाएगा तो वही रोक लेगा, हाँ अंदर मत आना, क्योंकि आप लोग अछूत हो। अरे भाई आप लोग तय करें नीति किसकी खोटी है, कर्म किसके खोटे हैं? जिसको नींव से लेकर के ऊपर तक हम लोगों ने बनाया, आज उस घर में हम प्रवेश नहीं कर सकते। अब आप लोग तय करें केरी नीति खोटी है, केरा कर्म खोटा है। ये विचारधारा है, हम इस विचारधारा के खिलाफ है, हम इस पाखंड के खिलाफ है, हम इस व्यवस्था के खिलाफ है, किसी व्यक्ति भी विशेष के खिलाफ नहीं है। आओ साथियों, हम हमारे स्वाभिमान को जिंदा करें। आप मेहनत का स्वर्ग लोग हो, आप दिन रात मेहनत करके कभी किसी के ऊपर आश्रित लोग नहीं हो, लेकिन अपना पैसा जो व्यर्थ में व्यसनों में गंवा रहे हो, पैसा बचाओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ। आने वाले टाइम में अपने अपने घर से IAS IPS निकालो, RJS RPS निकालो, RS RPS RJS निकालो, डॉक्टर इंजीनियर निकालो, और कुछ नहीं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन निकालो। और इतना सारा कुछ भी नहीं कर पाते तो सभ्य नागरिक तो बनाओ, जिनको देख करके कोई ये तो नहीं कि शराब पी करके पढ़ा भील होगा या मेघवाल होगा। कम से कम अपने समुदाय को तो बदनाम मत करो, इतना तो काम कर ही सकते हो। और अगर इतना करने में सफल हो जाओगे तो इस जयंतियों की सार्थकता है, वरना अच्छी बातें लगेगी, तालियां बजाओगे और 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो इस प्रकार के आयोजनों की कोई सार्थकता नहीं है। आओ पुनः मैं यहाँ से संदेश देना चाहूंगा, समय अभाव है, आगे और कार्यक्रम भी है और मंचासीन अतिथियों को भी सुनना है, तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी बातें यहाँ पर कही गई है उनको दिल में उतारे, और विशेषकर सभी से इसी बातों के साथ में कि हमारी बातें किसी की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से नहीं है, किसी का अपमान करने के उद्देश्य से नहीं है। हमारा सदियों से जो अपमान हो रहा है, हम सदियों से जो शोषित, पीड़ित, वंचित बना करके रखे गए हैं, उनके खिलाफ सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अतः आप भी हमारा साथ लें, आप भी हमारा सहयोग करें और जुर्म करने वालों के खिलाफ, अत्याचार करने वालों के खिलाफ, शोषण करने वालों के खिलाफ हमारा साथ और सहयोग दें। हम आपका, आप 2 कदम आओ हम 10 कदम आएंगे, आप हमारा
मुट्ठी भर साथ हो, हम हमारा इतना सारा साथ देंगे, लेकिन तभी जब प्रेम और भाईचारा कायम करने के लिए, मानवता और इंसानियत के लिए हम एक होंगे। आप सभी ने यहाँ बुला करके मुझे मान सम्मान इज्जत आबरू दी, साथ ही इतनी तन्मयता से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पुनः पूरी आयोजन कमेटी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जितनी भी अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उतार कर क्रियान्वित करेंगे और आने वाले टाइम में उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाएंगे। जैसा कि मातृशक्ति की बात आती है, ज्योतिराव फूले ने भी कहा था कि जब तक स्त्री शिक्षा या स्त्री का समाज के अंदर जुड़ाव नहीं होगा, समाज आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और मैं हर मंचों से आदरणीय गढ़वी साहब कहा करता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है, समाज रूपी गाड़ी के जो 2 टायर होते हैं, एक टायर निकाल के घर रख लिया, दूसरे टायर एक टायर पे धक्का दे रहे हैं। मोटरसाइकिल रूपी ये समाज रूपी जो गाड़ी है, इनके 2 टायर, एक पुरुष और एक महिला। महिला को घर रखे है, एक गाड़ी का टायर लगा रखा पुरुष। अब गाड़ी की रेसें दे रहे हैं, क्या लोग आगे साहब तो धक्का देते हैं, धक्का, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ेगी? मातृशक्ति नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर आने वाली पीढ़ी को जो संस्कार और शिक्षा देने का काम तो माँ करती है, उनको तो हम ऐसे आयोजनों में ला ही नहीं रहे। वो बेचारी सिखाए क्या? बाप के घर से निकल के ससुर के घर, ससुर के घर से निकल के बाप के घर, इसके अलावा उसने कुछ देखा ही नहीं। और देखा नहीं तो औलाद को सिखाएगी क्या? और सिखाएगी नहीं तो पीढ़ी सीखेगी कैसे? और सीखेगी नहीं तो सभ्य और संस्कारी बनेगी कैसे? इसलिए भविष्य में मातृशक्ति को भी इस प्रकार के आयोजन बनाओगे। पुनः आप सभी का दिल की अनंत गहराई से शुक्रिया, जोहार, धन्यवाद।